चीज है, ओली हटने वाला है, ओली हटने वाला है, ओली ज्यादा दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। जहां तक चाइना की बात है कि आपने चाइना ने आइसोलेट करा, चाइना का टोटल बॉर्डर 14 मुल्कों से मिलता है सर, 14 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर है, और चाइना की जो प्रॉब्लम है, टेरिटोरियल प्रॉब्लम, वो 21 मुल्कों के साथ है। यानी कि 2 मुल्क छोड़ के तीसरे मुल्क के चाइना कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है। तो आप ऐसे बंदे से बात कैसे कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है, आप कहते हैं कि साहब इंडियन कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर हमारा है, ये बात समझ में आती है, राइट। पर अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, कल मैं ये बोल दूं कि साहब इराक में एक जगह है बगदाद जो कि हमारी है, दिस इज स्टूपिड, आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि मेरे साहब ये बेवकूफी की बात क्या कर रहे हैं, हम कहां बात है, चाइना वैसी बात कर रहा है, आपका जिसके साथ बॉर्डर नहीं आप उसको क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं सीरियसली नहीं लेता, और देखिए ऊपर नीचे होता है, ये वर्चस्व एक संस्कृत का वर्ड है, मैं चाहता हूं चीमा साहब और आप मतीन अदर साहब याद कर लें, वर्चस्व, वर्चस्व मींस ओवरऑल सुजरेनिटी। यह लड़ाई चीन और इंडिया की वर्चस्व की है। अभी आप देखिए क्वाड एक्टिवेट हो गया, कैरियर ग्रुप्स आपके साउथ चाइना सी में है, इंडिया ने मना कर दिया कि साउथ चाइना सी पॉलिसी हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, अमेरिका ने मना कर दिया हम वन चाइना पॉलिसी चाइना की रिजेक्ट करते हैं। धीरे धीरे धीरे, और जहां तक एक बात है कि रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया को ड्रॉप कर दिया, तो क्या हुआ साहब, कि कितने का है वो, 500 मिलियन का होगा, 1 बिलियन का होगा, तो क्या हो गया? अगर उसके स्ट्रैटेजिक एम्स हैं तो क्या हो गया, कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसमें क्या है? ये देखिए अप एंड डाउन चलते हैं। पॉलिसी इज नॉट अ T20 गेम, इट्स अ टेस्ट मैच, ये 5 दिन चलेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। कभी पिच में नमी भी आएगी, कभी वो स्विंग भी करेगी, ये सब चलता रहता है, वो विल मैनेज दैट। बट बोला कि इस्लामिक वर्ल्ड, देखिए ये सब, ये टर्म ही फ्रॉड है बहुत बड़ा। रिलीजन के ऊपर देश नहीं बनते, इसीलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड आप बोलते हैं ना, इसीलिए एक भी डेमोक्रेसी सच्ची नहीं है उसमें, पूरे 57 कंट्रीज में सारा का मामला ही ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक भी कोई बढ़िया डेमोक्रेसी नहीं है। इवन बांग्लादेश को कहते हैं, उन्होंने भी अपने जो उनका बाबा कौम था शेख मुजीबुर रहमान, उसको ही निपटा दिया उसकी फौज ने। आप भी वो कह सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी हो रही है, लेकिन अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी किसी भी मुस्लिम कंट्री में आज तक नहीं थी। अगर कोई एक आता हो 57 से तो मेरा नाम एस्केप कर रहा है। तो ये दूसरी चीज उन्होंने बोला नेपाल हिंदू कंट्री है, नेपाल तो सेक्युलर कंट्री सर। मैं एक आपको बात बता दूं, नेपाल कहां से हिंदू कंट्री है? अगर आप वैसे बोलें तो इंडिया भी हिंदू कंट्री, क्योंकि 85% तो हिंदू है। लेकिन मैं आपको आखिरी चीज बोलूंगा, मैं बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा कि जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में क्या चल रहा है, वरना शाम तक डिस्कशन। आई जस्ट वांट टू टेल यू, इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज 85% ऑफ इंडिया इज हिंदू। दैट इज वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे में प्रॉब्लम है, मसले हैं हमारे, और एक नहीं हजारों मसले हैं हमारे, हजारों मसले हैं, चाहे मजहब को लेकर हो, चाहे जात को लेकर हो, चाहे रंग को लेकर हो, हजारों मसले हैं। लेकिन इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज 85% ऑफ इंडिया इज हिंदू। आई चैलेंज एनीबडी टू से दैट 50% ऑफ अ कंट्री इज मुस्लिम एंड इट इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक ना हो। देखिए सर, ऐसा है कि ये बात कहना कि ये सब है ना, ये भूटान ने ये कर दिया वो कर दिया, देखिए सर ये ऊपर नीचे चलता, इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और हिंदू एक्सट्रीमिज्म किसने बोला आपको? हिंदू एक्सट्रीमिज्म हो गई। 438 मंदिर थे, अब 38 से कम रह गए, मंदिर आपने तोड़ दिए। एक बाबरी मस्जिद के पीछे पाकिस्तान में, ओ भाई साहब वहां पे स्यापे हो रहे हैं साहब, ये हो गया ये हो गया, आपने यहाँ पे 30,000 मंदिर तोड़ के मुगलों ने उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। हमने क्या बोल लिया सर? एक वापस मांग लिया, उसी में बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी इंडिया आए, मैं आपको मतीन हैदर साहब और कमर चीमा साहब, मैं आपको इन्वाइट करूंगा इंडिया, और मैं आपको बोलूंगा कि ये सामने मंदिर और मस्जिद सामने बना हुआ है, आप बता दो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप बता दो, मैं आपके सामने ऑन वीडियो माफी मांगूंगा। आई विल शो यू, लॉजिकल माइंड से आपको दिख जाएगा क्या हुआ है। सारे इंडियंस का हाथ है। लेकिन एक बात है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत जाओगे। जो जैसे टीम में एक अच्छा कोच करता है ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोच उसको क्या सिखा लेगा बैटिंग के बारे में? थोड़ा यही कि उसका रिफ्लेक्शन बन के बोल देगा यार बैट थोड़ा ऐसे रखो, वो सचिन को भी पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोच मोदी साहब है, सचिन तेंदुलकर इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं इस एक तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं, बट सचिन को पता है, ही नोज व्हाट टू डू। तो उसी तरीके से ना आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है यही है चिमा साहब। ये आपकी बात वैसे मैं इसे एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन डियास्पोरा को ग्लोबली इंगेज किया है, और जो उसको पावर को, उस जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, बाहर बैठी है, अमेरिका में, यूरोप में बैठी थी, उसने जिसको मोबिलाइज किया और ओन किया है,
दैट इज समथिंग जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बड़ा जारी बात आपकी बात है, कॉन्फिडेंस आया इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है भी, समझता भी है, दुनिया आपकी तरफ आ भी रही है। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो मूड उन्होंने वाकई बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जो जी बोले आप। जी, चीमा साहब माफी चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं। बस एक चीज आपको बतानी थी। आपने बोला ना कि सिर्फ इसमें फाइनेंशियल मामला नहीं है, फाइनेंशियल मामला नीचे है। मैं आपको बताता हूं कि इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन वो बदली है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम लोग अभी जैसे नेपाल के बारे में लोग कह रहे हैं कि अब नेपाल के साथ, जब नेपाल में किसी लोगों ने कुछ कमेंट्स पास करे ना, अभी जो हो रहा था हाल ही में, अभी भी चल ही रहा है कि मैप्स के बारे में, वो लिपू लेक के बारे में, और ये सब आपने सुना भी होगा। तो उसमें चीमा साहब ये है कि जब लोगों ने बात करी कि साहब इंडिया का नेपाल में क्या इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है और नेपाल वाले यहाँ पे आके नौकरी करते हैं और कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे ही घुस जाते हैं एक दूसरे के मुल्क में, जैसे कि ऐसा लगता है कि इंडिया नेपाल का पार्ट है और नेपाल इंडिया का पार्ट है, या फिर उनके आर्मी चीफ हमारे ऑनररी आर्मी चीफ है और हमारे आर्मी चीफ उनके ऑनररी आर्मी चीफ है। वो दिमाग में बात नहीं आई मेरी पहली चीज दिमाग में बात आई कि जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, शी वॉज फ्रॉम नेपाल। जो पशुपति नाथ का मंदिर है वो नेपाल में है। मैं खुद शिव भक्त, वो नेपाल में है। मैं खुद शिव भक्त हूं बहुत बड़ा, और मैं जा चुका हूं वहां पे और वहां पे पूजा कर चुका हूं, आरती कर चुका हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई ये बोले कि हमारी नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें इन्वेस्टमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, पैसे की बातें हैं। क्या कर दिया, 1 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन, क्या फर्क पड़ रहा है, ये पैसा है ना, ये आया गया है। लेकिन हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल रूट्स हैं, उसी तरीके से जो मोदी जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना एक आम आदमी को, मैं एक थोड़े से तल्ख तरीके से बताना चाहता हूँ, सख्त तरीके से, लोगों को चाहे अच्छा शायद ना लगे, मोदी जी ने एक आम जो गरीब हिंदुस्तानी है ना उसको, और हमारा ये माइग्रेंट लेबर क्राइसिस जो हुआ था अभी, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि इंडिया, मैं बता रहा हूं 10 ट्रंप आ जाए इंडिया नहीं संभाल पाएंगे। इतना बड़ा मुल्क है कि मुझे तो लगता है कि इंसोमनिया कैसे नहीं हो गया मोदी जी को, सो सा पाते हैं रात को कि नहीं सो पाते, बिकॉज इट्स अ वेरी दिस थिंग। तो प्रॉब्लम भी चलती है, सोल्यूशन भी साथ चलते हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है ना, एक बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि जो पुअर आदमी है, जो बंदा है, उसको कहीं ना कहीं अपने मुल्क में प्राइड आई है, उसको कहीं ना कहीं, और उसको फिगर्स नहीं पता कि मेरी इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या एक बिफोर कोविड इट वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मतलब ये सब जो है, ये उसको नहीं पता शायद इतने डिटेल्स, पर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दिल में एक इस चीज का फक्र है, इस चीज का गर्व है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मैं हूं हिंदुस्तान का। इसमें एनआरआई भी शामिल है, वो एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट अलग बात है, पैसा आ रहा है वो अलग बात है। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, अभी तो सिर्फ 5-6 हजार साल का पता लगा है, क्योंकि डिगिंग ही उतनी हुई है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमारा कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। बनारस को कहते हैं लोग कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो लोग कहते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास देयर वाज अ वाइब्रेंट इंडिया बिफोर एंड देयर विल बी अ वाइब्रेंट इंडिया, इट इज टिल टुडे वाइब्रेंट। तो चीमा साहब, अगर मैं आपसे 1 मिनट और की इजाजत ले लूं और एक और चीज बताऊं कि इस चीज की भी बड़ी प्राइड है कि यहाँ पे अंग्रेज आए, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आए, कुछ चले गए, कुछ बस गए, सब हुआ हिंदुस्तान में, और अच्छी भी चीज हुई, बुरी भी चीज हुई, राइट। लेकिन बात यह है कि मैं, यानी कि मेजर गौरव आर्या, मैं उसी भगवान की प्रार्थना करता हूं जो मेरे पूर्वज 5000 साल 10,000 साल पहले करते थे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिधर, जैसे आप देखिए, यूरोप पूरा क्रिश्चियन हो गया, ईरान पूरा इस्लामिक हो गया, इजिप्ट पूरा इस्लाम, यहां पे कोई और मजहब माने जाते थे, सिर्फ इंडिया है जो अभी भी हिंदू है, एंड अभी भी हिंदू है, और 10 प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि वी आर परफेक्ट, हम कोई दूध के दुल्हन नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेक्युलरिज्म लिखने से हो जाता है, हमारी 10 प्रॉब्लम्स हैं और मैं उस बात को अग्री करता हूं। लेकिन 80-85% प्रॉब्लम होने के बाद भी ये है इंडिया में, और ये बात आई थिंक काबिले तारीफ है हिंदुस्तान की।
ठीक है मेरे साहब, आपने बात की, सारी बात है, आप अपनी सॉफ्ट पावर कल्चर और हिस्ट्री की बात सुना रहे हैं, लेकिन मेरे साहब ये जो इंडिया अपनी एक इंडियन नेशनलिज्म है, और जो एक इसने क्या, और फिर इंडियन नेशनलिज्म के अंदर स्पेशली बीजेपी ने 2014 के आने के बाद, आप नहीं समझते जो एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, और वो दैट इज बेसिकली इनटू द इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर